बेहद अहम चर्चा हमारी जारी है लगातार। हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमानान का एक बेहद खास पैनल मौजूद है। अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। अनुज अग्रवाल साहब, आपके पास आना चाहती हूं मैं। आधी रात से तो नजरबंद थे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, लेकिन जब इतना तारीखी फैसला हो गया है उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बोतल से जिन बाहर निकाल दिया है मरकजी हुकूमत ने, इसे अब बोतल में वापस डालना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। कहना क्या चाहती हैं वो? ये बदहवास और खारिज हुए राजनेताओं की एक कह सकते हैं कि एक बेहूदी टिप्पणी है, जो ना देश से जुड़े हुए, ना देश की संवेदनाओं से जुड़े, ना लोकतंत्र से जुड़े, ना कश्मीर की जनता से जुड़े हुए। ये एक प्रोजेक्टेड लीडर थे जिनकी फंडिंग कहीं और से थी, जिनकी सोच कहीं और से आ रही है। इन्हें पता ही नहीं कश्मीर की आवाम क्या चाहती है, और इसीलिए ये खारिज भी हुए। आज पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरी घाटी में पीडीपी को कोई नहीं इज्जत देता, कोई उसके साथ जुड़ना पसंद नहीं करता। तो ये एक खारिज नेता की खारिज टिप्पणी, मैं इस पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता जी। और कुल मिलाकर इस तारीखी फैसले के बारे में बात की जाए तो यही देखिए, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से निकला है ये अभी पास हुआ 2/3 बहुमत से, जबकि सरकार की जो भाजपा की मेजोरिटी नहीं, सिंपल मेजोरिटी भी नहीं है, उसके बाद 2/3 सदस्यों ने इसको पारित किया है। तो अपने आप में कितनी अभूतपूर्व बात है जी। पूरा देश एक साथ खड़ा है इस मुद्दे पर। पाठक साहब, यही किस अपोजिशन में भी ज्यादातर लोग सरकार के इस फैसले, देखिए आज का दिन, अब मैं चाहूंगा कि इस मौके पर जब ये पास हो गया 2/3 बहुमत से, और एक ऐसी सरकार ने पारित करवाया जिनके पास सामान्य बहुमत भी नहीं था, जैसे कि अनुज जी बता रहे थे, अब हमें पॉजिटिव चीजों की तरफ बढ़ना चाहिए। देखिए ये हमने कर दिया जो करना था, राज्यसभा में आज पास हो गया। कल संभावना इस बात की है कि लोकसभा में भी चर्चा होने के बाद इससे ज्यादा बहुमत से लोकसभा भी कल इसको पास कर देगी, और उसके बाद कल देर शाम तक हो सकता है राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे, और कल रात के 12 बजे के बाद ये कानून अस्तित्व में भी आ जाए। यानी फिर लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी जो कि विधानसभा के साथ बने, ये लागू हो जाए। आज जो सबसे बड़ी बात, जो हम इसे सुबह दोपहर में जब हम चर्चा कर रहे थे कि अब आगे क्या, देखिए लद्दाख खुशी मना रहा है, जश्न मना रहा है, जम्मू जश्न मना रहा है, कश्मीर चूंकि जिस तरह के हालात इन लोगों ने, खासतौर से जो अलगाववादी नेताओं ने, जो आईएसआई फंडेड जो लोग हैं वहां, जो एनजीओ का पूरा नेटवर्क है, उन लोगों ने जिस तरह के हालात पैदा कर दिए थे, जिस तरह से युवाओं को बरगलाया जा रहा था, आज अच्छी बात रही कि जब अमित शाह ने अपना भाषण दिया गृह मंत्री के तौर पर, उन्होंने वो तमाम चीजें रख दी कि देखिए 370 और 35A से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा था, 370 और 35A हटाने से कश्मीर के युवाओं को क्या क्या फायदा होगा, वो एक तरह से गृह मंत्री ने रख दिया। कल लोकसभा में जब चर्चा होगी, निश्चित तौर पर गृह मंत्री फिर अपनी बात रखेंगे। जो मुझे पता लग पा रहा है कि शायद हो सकता है, अभी मैं शायद जिक्र कर रहा हूं कि परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राष्ट्र के नाम अपना संबोधन करें, यानी देश को संबोधित करें, तो प्रधानमंत्री भी उन तमाम घटनाक्रम का वर्णन करेंगे कि हमें 370 और 35 से क्यों हटाना पड़ा। अब देखिए सबसे बड़ी चुनौती किस बात की है। देखिए लगातार जो सदन के अंदर कुछ नेताओं ने कहा, जिसका जिक्र अमित शाह ने किया, सदन के बाहर जिस तरह से महबूबा मुफ्ती कह रही है, और जब नजरबंदी हट जाएगी उमर अब्दुल्ला की, फारूक अब्दुल्ला की, वो किस तरह की भाषा में बात करेंगे, हुर्रियत नेता किस तरह की भाषा में बात करेंगे। अब इन तमाम नेताओं को यह बताने का वक्त आ गया है कि वहां आईपीसी की धारा लागू है, और अगर आप रक्तपात की बात करेंगे, खून खराबे की बात करेंगे, भारत को तोड़ने की बात करेंगे, तो आप पर भी देशद्रोह का कानून लगेगा। पहली बात ये। दूसरी बात, जो वहां के युवा है उनको पूरी तरह से कन्विंस करना होगा, उनको समझाना होगा कि ये 370 आपकी बर्बादी का बड़ा कारण था। अब हमने 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, आपका कल्चर बचा रहेगा, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि देश में बाकी राज्य भी हैं जिनकी सभ्यता और संस्कृति बची हुई है। अब आप आइए विकास की धारा के साथ जुड़िए। ठीक है, आप 70 साल 370 के साथ जी लिए। अब जैसा कि अमित शाह ने कहा, गृह मंत्री ने कहा कि 5 वर्ष बिना 370 के जी के देखिए। और जो एक बात कही जा रही थी यूनियन टेरिटरी, जो हम लोगों को भी लगातार लग रहा था कि आखिर यूनियन टेरिटरी बनाने की क्या जरूरत थी, यह भी गृह मंत्री ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया कि ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है, और अगर हालात सुधरेंगे तो इसको एक स्टेटहुड का दर्जा, यानी कंप्लीट राज्य का दर्जा जो है वो दे दिया जाएगा। तो ये भविष्य की बात है, लेकिन एक बड़ा कदम, ऐतिहासिक कदम, और कश्मीरी नेताओं को समझना चाहिए, कश्मीरी युवाओं को समझना चाहिए, वक्त बदलाव का है। आखिर एक टेम्परेरी या अस्थायी 370 को 70 साल तक हमने ढो लिया, अब कुछ एक नई रोशनी आई है, तो नए दौर की तरफ बढ़ते हैं, विकास के नए रास्ते के साथ जुड़ते हैं। अनुज जी, मुझे लग रहा है जो अभी नई
विधानसभा गठित होगी, चाहे यूनियन टेरिटरी के अंदर हो या बाद में जब विधानसभा बने तब भी, तो उसमें घाटी की जो, चूंकि पूरा परिसीमन होना है सारी विधानसभा क्षेत्रों को नए सिरे से, तो जो घाटी की मेजोरिटी थी, कम जनसंख्या होने के बाद भी उन्होंने बहुत ज्यादा सीटें हड़प रखी थी, 2/3 सीटें हड़प रखी थी, तो उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। तो ये जो नेता है पीडीपी के या नेशनल कॉन्फ्रेंस के या कांग्रेस के, इनकी सबसे ज्यादा जो स्टेक थी उसी घाटी पे ही थी और उन्हीं सीटों पर थी। तो एक टेक्निकल और फर्जी उनका आधार था, वो सारा का सारा डाइल्यूट हो जाएगा, तो एक पूरा इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा वहां की राजनीति का। तो एक रियल डेमोक्रेसी वहां पर उभर के आएगी, तब असली कश्मीरियों की जो आवाज है वो समझ में आएगी, सामने आएगी, जो अभी दबा रखी है, छुपा रखी है। त्रिपाठी साहब, एक बड़ा अहम सवाल है और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है, इससे पहले भी हमने ये सवाल उठाया था कि आर्टिकल 370 हटा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए रियासत को, और जिस तरह से हिंदुस्तान का बाकी हिस्सा है वैसे ही कश्मीर के लोगों को भी एहसास करवाने के लिए एक बड़ा तारीखी कदम है। लेकिन जम्मू और कश्मीर रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करने की जरूरत क्या थी? देखिए, 2 हिस्सों में तकसीम करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत इसलिए है कि लद्दाख जो है, लद्दाख हमारे लिए जम्मू एंड कश्मीर के मुख्तलिफ एक अलग स्टेटस रखता है, अलग इम्पॉर्टेंस रखता है। लद्दाख की स्ट्रेटेजिकल इम्पॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने लद्दाख को अलग किया। और दूसरी चीज़ ये कि लद्दाख में रहने वाले बुद्ध धर्म के अनुयायी जो हैं ज़्यादातर, उनको कोई भी फ़ायदा जम्मू एंड कश्मीर में रहने से नहीं मिल पा रहा था। सारे जो फ़ायदे थे, जैसा कि अभी अग्रवाल जी ने कहा, सारे फ़ायदे घाटी में रहने वाले कुछ मुट्ठी भर नेता लोग ले रहे थे, जो कि इसलिए कि ताकि उनकी दुकान चलती रहे, ताकि उनको विदेशों से फंडिंग मिलती रहे, भारत सरकार से फंडिंग मिलती रहे, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते रहे और पब्लिक के पैसों पे राज करते रहे। वो चीज़ अब नहीं हुआ, क्योंकि अब जैसे रीलिमिटेशन जो होगा उसमें नेचुरल है कि जम्मू में आबादी ज़्यादा है, इसलिए जम्मू से ज़्यादा लोग आएंगे, घाटी से कम लोग आएंगे रिप्रेजेंटेटिव्स, तो वो उनकी दुकान, वो उनकी मोनोपोली बंद हो जाएगी। लद्दाख में अगर लद्दाख को भी लिए जाता, अभी कंटिन्यू करते, तो 2 गड़बड़ियाँ हो सकती थी। एक तो ये कि लद्दाख को जो पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा था, और दूसरा जो उसको स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की वजह से जो उस पर ध्यान देना चाहिए था, वो राज्य सरकार नहीं कर पा रही थी। तो ये दोनों वजूहात हैं जिनकी वजह से ये किया गया। जी अग्रवाल साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि डिफेंस स्ट्रेटजी के तहत लिया गया है, क्योंकि जो लद्दाख का एरिया है वो मैक्सिमम उसकी बॉर्डर जो चाइना से ज़्यादा मिलता हुआ है, और इधर जो अपना जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान से ज़्यादा मिलता हुआ है। और लद्दाख हमारे लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि चाइना बहुत पावरफुल है, और आने वाली जो दक्षिण एशिया की राजनीति है, जब अमेरिका वहाँ से अपनी सेनाएं लगभग हटाने को तैयार बैठा हुआ है, तो उस समय अब चीन की भी स्थिति है कि वो रूस और अमेरिका के बाद की जो वैक्यूम है उसको वहाँ भरने की कोशिश करेगा। तो भारत के लिए भी अपनी स्ट्रेटजी पूरी चेंज करने का समय है, क्योंकि भारत उस समय बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकता है साउथ एशिया में, और अगर स्ट्रांग होल्ड रखता है तो कम से कम जो कट्टरपंथी इस्लाम है और जो आतंकवादी गतिविधियां, उन पर काफी हद तक कंट्रोल हो सकेगा, और इस क्षेत्र में एक विकास की धारा बह सकती है। और इधर जम्मू कश्मीर में एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाने से वहाँ की एक विश्वास वाली जनता में भी होनी है, और कश्मीर चूंकि पाकिस्तान से लगा हुआ है और पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा किया हुआ है, तो उस पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाने में भी और एक पूरा एक जन आंदोलन खड़ा करने में भी सरकार को बहुत मदद मिलेगी। तो डिफेंस स्ट्रेटजी भी है और एक पूरा सोशल इक्वेशन भी और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का भी एक इफेक्ट है। पाठक साहब, एक क्यूरियोसिटी ये है कि इतने बड़े पैमाने पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट वहां पर कई दिनों पहले से तमाम तरह की सरगर्मियां थी, तो क्या ये तमाम कदम एहतियातन उठाए गए, या हुकूमत को ये लग रहा था कहीं ना कहीं कि जो मकामी सियासतदान हैं वो इसकी मुखालफत के लिए कुछ इस तरह के कदम उठा सकते हैं? मतलब क्या वजह थी इतने बड़े पैमाने पर वहाँ? नहीं, बिल्कुल एक बड़ी बात, जो सबसे बड़ी वजह जिसका कि गृह मंत्री ने भी जिक्र किया, देखिए अंदेशा था, जब आप इतना बड़ा कदम उठाते हैं, इतना बड़ा फैसला करते हैं, तो आप सब कुछ भगवान भरोसे तो नहीं छोड़ सकते। इस बात की आलोचना करना कि इतनी ज्यादा फोर्स क्यों लगाई गई, देखिए फोर्स इसलिए लगाई गई कि शांति बने रहे, क्योंकि तमाम जो हुर्रियत और अलगाववादी नेता है जिस तरह से भड़काऊ बात करते हैं, जो मेन स्ट्रीम के पॉलिटिशियन है, देखिए सबसे दुखद स्थिति क्या है कि मेन स्ट्रीम के पॉलिटिशियन जिनके पिता जो है वो देश के गृह मंत्री रह चुके
हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, दूसरे जिनके दादा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो खुद भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो कि इसी बीजेपी की सरकार में उमर अब्दुल्ला साहब विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो मेन स्ट्रीम के पॉलिटिशियन भी भड़काऊ बात कह रहे हो, भड़काने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे में सुरक्षा बलों को एहतियातन लगाया गया, ये बहुत सही कदम है। कुछ दिनों तक इसके शांति कायम रखी जाए और इसके साथ ही साथ देखिए कई स्तरों पे हमें काम करना पड़ेगा। हमें अब उन युवाओं को ये समझाना होगा कि ये जो फैसला सरकार ने लिया है वो आपके हित में है। बॉर्डर निश्चित तौर पर बॉर्डर पे हमारी सेना मुस्तैद है, तैनात है और वो लगातार जवाब दे रही है। हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश को लगातार नाकाम करते रहे। तीसरी बात, जो फंड आता है वहां से, हालांकि उसको हमने कट कर दिया है, उस पूरे जो ट्रेल को, उसको और ज्यादा निगरानी बनाए रखने की जरूरत है कि जो आईएसआई का जो फंड आता है वो अलगाववादी नेता और हुर्रियत नेताओं तक ना पहुंच पाए। तो इस 3 तरह से काम करना होता है। जो यूएन की बात जो हम पहले बात कर रहे थे, देखिए आज की तारीख में हालत यह है कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की सुनने वाला कोई नहीं है। कम से कम उस देश पाकिस्तान की जो खुद अपने वादे पर नहीं उतरता। 1971 में तो आप ही ने सिग्नेचर किए थे ना कि द्विपक्षीय मामला है, फिर क्यों आप जा रहे हैं? दूसरी बात खत्म हो गया। जो अब पाकिस्तान की हालत है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान के साथ तुलना नहीं करना चाहता मैं, लेकिन जब आप यूनाइटेड नेशन में जाते हैं, कितना बड़ा दोगलापन है आपका कि आप जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, वहां आपने एक अधिकारी को हेड बना के रखा हुआ है और आपने उस आजाद कश्मीर जिसका आपने नाम रखा हुआ है उसमें आतंकवादी कैंप चलाते हैं आप, टेररिस्ट कैंप चलाते हैं आप। पहले तस्वीरें नहीं आती थी लेकिन अब वीडियो सामने आ रहा है। वो पाकिस्तान हमें सीख देगा जो अपने मुहाजिरों को, जिन्होंने 1947 में उन पे भरोसा करके भारत छोड़ के वो पाकिस्तान गए थे, आज तक उनको पूर्ण नागरिकता, उनको मुहाजिर कहा जाता है, उनको नहीं मिला। वो पाकिस्तान ये कह रहा है जो बलूचिस्तान में अपने ही लोगों पर एयरफोर्स का इस्तेमाल करके बम गिरा रहा है, वो मानवाधिकार की बात कर रहा है। तो पाकिस्तान की बात कोई नहीं सुनने जा रहा है। आज के हालात में एक बड़ा स्टेप लिया है और दुनिया अब भारत को समझने लग गई है, जानने लग गई है। और फिर अक्टूबर में सेशन होने वाला है, विदेश मंत्री हमारे जाएंगे। चीन की जहां तक बात बताऊं, 11 अगस्त को हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब चीन जा रहे हैं, वहां भी वो बात रखी जाएगी। तो दुनिया का कोई देश, पाकिस्तान का करीबी से करीबी देश भी इस मसले पर पाकिस्तान के साथ आज की तारीख में नहीं खड़ा है। त्रिपाठी साहब, देखिए, एक डायमेंशन इसमें और जोड़ना चाहूँगा। क्यों ये हमने फौजें या पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर में ज़्यादा लगाई? एक तो जैसे कि इन्होंने कहा कि वहाँ शांति व्यवस्था कायम रखने की बात है। दूसरी चीज़ आप देखिए, बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी, क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी ये इंफॉर्मेशन कि मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों का जमावड़ा हुआ है और वहाँ पर बेस बना करके, वहाँ पे गांवों में अपने वो बना करके वो वहाँ से अटैक कर रहे हैं या अटैक करने की योजना बना रहे हैं। तो उसके चलते हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी आर्मी को पूरी तरह से इंटरनल सिक्योरिटी से अलग रख के उनको पूरी तरह से बॉर्डर पे कंसंट्रेट करने दें और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हम अलग सिक्योरिटी फोर्सेस रखें। जी अग्रवाल साहब, अब साल के आखिर में असेंबली इंतखाबात हो सकते हैं। अब तो जम्मू और कश्मीर रियासत में, लद्दाख में तो होने नहीं है और जनवरी में गवर्नर रूल भी खत्म हो जाएगा, शायद 3 जनवरी को खत्म हो जाएगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसके बाद जो अब आज का ये बहुत बड़ा तारीखी फैसला होने के बाद अब जब असेंबली इंतखाब होंगे जम्मू और कश्मीर में, वो भी अब एक यूनियन टेरिटरी है, आपको अब क्या लगता है कि तब किस किस्म की तस्वीर होगी? तब भी एलजी के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के पास हमें उन तमाम यूनियन टेरिटरीज की तरह ज्यादा ताकत, ज्यादा इख्तियार होगा? वजीर आला कुछ नहीं कर पाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर की कंसेंट के बगैर? बिल्कुल, जो जिस तरीके से और केंद्र शासित प्रदेश संचालित है, बिल्कुल उसी तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों संचालित होंगे। और जो विधानसभा के चुनाव होंगे, अब चूंकि पुराना राज्य ही नहीं बचा तो उससे रिलेटेड मुद्दे ही नहीं बचे, तो उसका राष्ट्रपति शासन का भी कोई अर्थ नहीं बचा। अब तो सब कुछ नए सिरे से होना है, जो संसद तय करेगी आज और कल में। उसके बाद जो रूपरेखा आएगी उसके हिसाब से आगे का गेम प्लान बनेगा जी। तो अब चुनाव कब होंगे ये भी उसी पर डिपेंड करेगा और बड़ा किस फॉर्मेट। उससे पहले परिसीमन जरूरी है, नए सिरे से परिसीमन होगा विधानसभाओं का, तो हो सकता है 6 महीने से ज्यादा 1 साल भी लग सकता है सारे प्रक्रिया में। इसमें अब मुझे बहुत जल्दबाजी की लग नहीं रही। दूसरी चीज है कि कश्मीर का जो मुद्दा यूनाइटेड नेशन में, अब उसकी कोई रिलेवेंस नहीं बची, क्योंकि जब राज्य ही खत्म हो गया, जो उसका स्टेटस ही चेंज हो गया, तो वो मुद्दा ही नहीं बचा। चर्चा करेंगे। मैं एक मिनट
जी त्रिपाठी जी, मैं पाठक जी से मैं जरा ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है, क्या अब ये एक मस्ट प्रोसेस है और आपको लगता है कि इसके बाद असेंबली सीट्स की तादाद बढ़ेगी वहाँ? नहीं, डीलिमिटेशन होना ही चाहिए। देखिए, ये जरूरत है, देश के अन्य राज्यों में भी होता रहा है, जम्मू कश्मीर में नहीं किया गया। पहली बात तो जब हम विधानसभा वहाँ होगी जम्मू कश्मीर में, विधानसभा के चुनाव होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, निर्वाचित मुख्यमंत्री होंगे, तो ये देखना होगा हमें कि जनसंख्या के आधार पर। देखिए, अब तक क्या होता था कि जनसंख्या कम थी घाटी की, लेकिन उसके बावजूद व्यवस्था ऐसी बना रखी थी कि घाटी का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, मुस्लिम व्यक्ति ही बनेगा। जम्मू जिसकी जनसंख्या ज्यादा थी कश्मीर के मुकाबले, जहां हिंदू और सिख ज्यादा बहुल थे, वहां से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, लद्दाख से कोई नहीं बन सकता था। तो अब लद्दाख तो अलग हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया, जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, तो अब जनसंख्या के आधार पर डिलिमिटेशन होगा और तब दोनों के साथ न्याय होगा, घाटी के साथ भी और जम्मू के साथ भी। एक बड़ा फर्क जो पड़ेगा, चूंकि अगर दिल्ली की तर्ज पर और पुडुचेरी की तर्ज पर अगर होगा, तो दिल्ली की तर्ज पर अगर खासतौर से बताऊं तो पुलिस जो है वो उपराज्यपाल के अधीन होगी। तो बड़ा फर्क जो मैं कहता हूं कि आतंकवाद पे किस तरह से हम कब्जा करेंगे, कम से कम अब ऐसा नहीं होगा कि किसी अलगाववादी को या तिरंगा जलाने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करेगी तो श्रीनगर में बैठा हुआ कोई शख्स फोन करके ये नहीं कहेगा एसपी को और एसएचओ को कि आप उसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि पुलिस अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर होगी। तो एक बड़ा फर्क आएगा कि आतंकवाद पे सख्ती की जाएगी, जो युवा भटक गए हैं उन पे सख्ती की जाएगी और उनको वापस मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाएगी। जाहिर है अब तो जम्मू और कश्मीर में सब कुछ ही बदल गया है। त्रिपाठी साहब, यूएन में कश्मीर मसले को अब कैसे देखा जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं थोड़ा सा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जो पहले कही गई। हमारे जहाँ तक हमारा सवाल है, जम्मू एंड कश्मीर पहले भी हमारा एक इंटीग्रल पार्ट था, अब भी है, वो चाहे केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे हो या राज्य के पूर्ण राज्य के तौर पे हो। मुख्य मुद्दा वो नहीं है, मुख्य मसला वो है कि जो पाकिस्तान कश्मीर पे अपना कब्जा मानता है और हम कहते हैं कि वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, क्योंकि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हमारा पूरा हिस्सा है। तो वो समस्या तो जस की तस बनी रहेगी, क्योंकि वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों ओर की समस्या है। लेकिन अब ये है कि इसमें यूएन के देश, यूएन के ममालिक इस समस्या को कैसे देखेंगे, ये देखने की बात है। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान, जैसे पहले पाकिस्तान हर बार मुंह की खाता रहा है, हर बार यूएन में जाता रहा है, हर बार उसकी बात नहीं सुनी जाती रही, वैसे ही इस बार भी होगा। और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान अगर मान लिया अपनी इस गलतफहमी में कि ट्रंप उनके साथ हैं, यूएस जाएगा, वहाँ यूएनएससी जाएगा, सिक्योरिटी काउंसिल, तो सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमारे भी खैर ख्वाह हैं जो कि इस चीज़ को वीटो कर देंगे। तो कोई ऐसी हमें घबराने की बात नहीं है, बल्कि अभी तो हमारा अधिकार, हमारा पलड़ा भारी हुआ है, हमारी बात पुख्ता, ज़्यादा पुख्ता तरीके से सामने दुनिया के आई है कि देखिए, हम अपने एक प्रदेश में हम वो कर सकते हैं, लिमिटेशन कर सकते हैं, उसको 2 भागों में बांट सकते हैं और ये सक्सेसफुली कर सकते हैं, मेजॉरिटी के साथ कर सकते हैं। तो ये चीज़ दुनिया भी देख रही है कि हमारा लोकतंत्र कोई सैनिक शासन पाकिस्तान की तरह नहीं है। हमारा लोकतंत्र जिसमें लोकसभा में, राज्यसभा में बहसें होती हैं, लोग चिल्लाते भी हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, वोटिंग भी होती है, फ्री एंड फेयर होती है। तो आज राज्यसभा में ये फ्री एंड फेयर वोटिंग में 2/3 बहुमत से पारित हुआ। इसका मतलब कि दुनिया भी जानती है कि भारत का आवाम ये चाहता है कि धारा 370 हटे और जम्मू एंड कश्मीर में और लोगों को भी जाने की, बसने की, इन्वेस्ट करने की छूट मिले, ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो। जी अग्रवाल साहब, हमने देखा ऐवान में कि जब ये बिल सामने रखा वज़ीर दाखिला अमित शाह ने, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आज़ाद साहब ने सख्त एतराज़, सख्त मुखालफत इस पर जताई। जेडीयू ने भी साथ नहीं दिया, जेडीयू तो साथी है बिहार रियासत में बीजेपी की, इसके बावजूद जेडीयू ने भी साथ नहीं दिया। बहरहाल ये मुखालफत अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ तक कहा कि बीजेपी ने आइन का, संविधान का और लोकतंत्र का कत्ल किया है ये बिल पास करवाकर। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बहुत गलत स्टेप उठाया। जिस तरह से जेएनयू के में जब एक देश तोड़ने की बातें चल रही थी, उस समय राहुल गांधी वहाँ खड़े हुए थे, उसी तरीके के बयान आज राज्यसभा में कांग्रेस के नेताओं ने दिए हैं। ये बहुत शर्मनाक है। देश की एकता, अखंडता के मुद्दे पर पूरी संसद ने
प्रस्ताव पारित किए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और उस समय कांग्रेस पार्टी उसमें उसको साइन करने वाली थी, और आज इस तरीके का विरोध करना ये बड़ा शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी को ये भूल सुधार करनी चाहिए, क्योंकि उससे अदरवाइज क्या होगा, पूरे देश से वो खारिज हो रही है और होती जाएगी, और मुझे लगता है कि फिर ढूंढने को नहीं मिलेगी। इस तरह की अगर बातें करेगी, जो देश के साथ नहीं खड़ा, देश की अखंडता एकता के साथ नहीं खड़ा, वो पार्टी के साथ जन समुदाय कैसे खड़ा हो पाएगा, ये उनको सोचना चाहिए। तो किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, किस विचारधारा और किन चीजों के बीच चल रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत भटकी हुई राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी। और इस आज पिछले 2 महीने से अपना अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई है, उनको पता ही नहीं किस मुद्दे पे क्या बोलना है। बिल्कुल बिखराव और बिल्कुल ये इतनी नकारात्मकता की बातों का कोई अर्थ नहीं है। और ये एक कुछ कट्टरपंथी समुदाय हो सकते हैं जो 2, 4, 5, 10% जिनको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे उनका नुकसान कितना बड़ा है ये समझ नहीं पा रहे हैं। जी नहीं, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, कांग्रेस को आज की तारीख में ये समझ ही नहीं आ रहा कि उसको करना क्या। अगर कांग्रेस याद कर लेती अपने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की बात को, जिन्होंने 370 जो लेके आए थे, उन्होंने कहा था घिसते घिसते घिस जाएगा। 70 साल में भी नहीं घिसने दिया आपने, जैसा अमित शाह कह रहे थे कि इसको बना के रखा गया। अगर वो खुद अपने तीसरे प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, बीच में भी अस्थायी बने थे, इंदिरा गांधी की बात याद कर लेते, जब 1971 में, देखिए सिर्फ कश्मीर एक रियासत नहीं है, 562 रियासतों का विलय हुआ। उन राजाओं के साथ संधि पत्र पे हमने हस्ताक्षर किए, उनके साथ कुछ वायदे किए गए, उन वायदों को धीरे धीरे खत्म करते गए। बाद में उनको सिर्फ आर्थिक लाभ देने के लिए प्रिवी पर्स लाया गया, जिसमें उनको कुछ पेंशन दी जाती थी, कुछ टैक्स में रिबेट दी जाती थी। 1971 में इंदिरा गांधी इसी सदन में बिल लेके आई थी कि इस प्रिवी पर्स को खत्म किया जाए। जब तमाम राजाओं ने, विपक्षी दलों ने विरोध किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वक्त बदलाव का आ गया है, हम कब तक 1947 और 1950 की बातों को लेकर बैठे रहेंगे। ये उन्होंने 1971 में कहा था, जब 500 से ज्यादा रियासतों के राजाओं के साथ जो वायदा किया गया था, उस वायदे को तोड़कर एक नया कानून भारत सरकार बनाने जा रही थी। तो जब आप 500 से ज्यादा रियासतों के साथ कर सकते हैं, तो एक रियासत के साथ 70 साल बहुत हो गए, 370 खत्म करने में क्या दिक्कत थी। अगर कांग्रेस याद कर लेती अपने एक और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को, जिनके कार्यकाल में, जब वो प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में सदन में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और चीन के पास जो कश्मीर का हिस्सा है, उस समेत वो पूरा भारत का अभिन्न अंग है। तो जवाहरलाल नेहरू को याद कर लेती, इंदिरा गांधी को याद कर लेती, नरसिम्हा राव साहब को याद कर लेती, तो शायद कांग्रेस ये ऐतिहासिक भूल नहीं करती जो आज कांग्रेस ने कर दिया। लेकिन मौका है, कल लोकसभा में आएगा, अगर कांग्रेस सुधार कर सके तो ज्यादा बेहतर है। कम से कम देश की जो 2 बड़ी पार्टी है, जो मुख्य सत्तारूढ़ पार्टी और जो मुख्य विपक्षी पार्टी, जिसने इतने समय तक देश पर राज किया है, अगर वो एक सुर में बोलती हुई नजर आए तो शायद ये भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा होता। लेकिन कोई बात नहीं, 2/3 और क्षेत्रीय दलों की हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि क्षेत्रीय दलों ने कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर, ज्यादातर क्षेत्रीय दलों ने जिस तरह के बड़े दिल का, बड़ी सोच का, दूरदर्शिता का परिचय दिया है, ये तारीफ के काबिल है। चाहे हम वाईएसआर कांग्रेस की बात करें, चाहे टीडीपी की बात करें, टीडीपी तो बीजेपी के खिलाफ बोलती है, बीएसपी की बात करें, वो बीजेपी के कितने खिलाफ है। अब बीजू जनता दल उन्होंने दिया, आम आदमी पार्टी के, देखिए आम आदमी पार्टी जिसके मुख्यमंत्री दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके मुख्यमंत्री कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के प्रस्ताव पर समर्थन कर रहे हैं। तो इन तमाम राजनीतिक दलों को जो बात समझ में आ गई है, वो कांग्रेस को इसलिए समझ में नहीं आ रही है कि कांग्रेस को समझाने वाला कोई नेता आज की तारीख में। देखिए, कांग्रेस किस मुंह से यह कह रही है कि आईन का, लोकतंत्र का खात्मा किया जाए। जो कांग्रेस अपने खुद की पार्टी में जो लोकतंत्र नहीं बहाल कर सकते, बरकरार रख सकते, 2 महीने पहले से उनके अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, अभी तक उन्होंने अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाया। अभी तक इसी ऊहापोह में प्रियंका गांधी को बनाए, कि इनको बनाए, कि उनको बनाए, वो पार्टी क्या लोकतंत्र बचाएगी। और दूसरी चीज़ ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि 370 जब लाया गया था, शायद पहले चर्चा में आई हो बात, तो डॉक्टर अंबेडकर से नेहरू जी ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने साफ मना कर दिया था। उसके बाद ये गोपाल स्वामी अयंगर, जो कि पहले जम्मू एंड कश्मीर रियासत के दीवान भी हुआ करते थे, उनको कहा गया और उन्होंने ये बिल पेश किया। और जब इस पे चर्चा हो रही थी तो डॉक्टर अंबेडकर ने साफ इनकार कर दिया था कि वो इस बिल के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि वो इससे बहुत खफा थे, बहुत सख्त खफा थे। उन्होंने ये कहा भी था कि ये बिल इक्वलिटी के खिलाफ जाता है, इसलिए मैं इस बिल का अनुमोदन नहीं करूँगा। और तीसरी बात देखिए यह है कि इससे किसको फ़ायदा था, उन चंद लोगों को जिनकी दुकानें चल रही थी,
जिनकी दुकानें चल रही थी, पैसे बाहर से आ रहे थे, वो कश्मीरियत की बात करते एक हैं। बैटल ग्राउंड बना दिया। इन्हीं महबूबा मुफ्ती के पिताजी जब गृह मंत्री बने 1990 में, उसके 1 महीने के अंदर कश्मीरी पंडितों का पलायन वहां से शुरू किया गया। ये कश्मीर, तब कश्मीरियत कहाँ थी? ये आज कश्मीरियत की बात करते हैं। अग्रवाल साहब, हमने देखा बीते रोज भी ऑल पार्टी मीट हुई, जो रियासत के जम्मू और कश्मीर की जो मकामी पार्टीज हैं वहाँ के तमाम लीडरान एक साथ एक आवाज में बात करने के लिए एक मीटिंग भी करते नजर आया। हालांकि एक होटल में मीटिंग मुनक्किद थी, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब के घर पर वो मीटिंग रखी गई क्योंकि उनकी खुद की तबीयत बहुत खराब थी। तो हमने देखा कि बहुत सारे इख्तलाफ रखने वाली ये पार्टीज जो हमेशा से एक दूसरे की मुखालफत करती रही हैं रियासत में, जो हमेशा से पावर हासिल करने के लिए एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करती रही हैं, जम्मू और कश्मीर के इस बेहद अहम मसले को लेकर किस तरह से एक साथ आ गई? इनमें अधिकांश अंदर से एक ही है, इनकी सोर्स ऑफ फंडिंग और सपोर्ट एक सी है। सिर्फ नाम के लिए ड्रामा करती हैं, आपस में सत्ता बांट लेती है, इससे ज़्यादा इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब जब एक वहाँ की जनता ने नई पार्टियों को, बीजेपी को और पार्टियों को कुछ बहुमत दिया और आगे चीज़ें बढ़ी, तो उनकी असलियत सामने आ गई, वो बिखर गई। तो अपने बचे खुचे अस्तित्व को बचाने के लिए सभी खुद की कोशिश कर रही हैं। ये केंद्र में भी हो रहा है। तो आज सेकुलर मोर्चा के नाम पे कितने थोड़े से दल और कितने थोड़े सांसद बचे रह गए। तो कहीं ना कहीं जो ये खारिज होने की राजनीति भारत में चल रही है, ये इनको सबको हाशिए पे जनता डाल रही है। और देख चुकी है, पक चुकी है, समझ चुकी है, ये सब बेहुदे और स्वार्थी लोग हैं जो अपने अपने स्वार्थों में देश के हितों को, जनता के हितों को दाव पे लगाए बैठे हो। और ये सब करोड़पति अरबपति बन गए, इनकी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हो गई हैं पूरे देशों में, विदेशों में इनके जगह जगह प्रॉपर्टीज हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। उनको समझ में आता है हम एक छोटी सड़क के लिए, बिजली पानी के लिए तरस रहे हैं और ये लोग पूरे ऐश अय्याशी करते हैं हमारे पैसों पे, हमारे नाम पर। तो ये खारिज हुए लोगों की ये आखिरी कोशिश है, बचने की कोशिश करें। लेकिन इस जो कवायद हुई है आज संसद में, इसके बाद ये सब कुछ ये पूरा ये एक तरीके से मैं सिंडिकेट कहूँगा, ये साफ होने की स्थिति में आ गया है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मकामी पार्टियां जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर एक हुई और उसके बाद आगे की तस्वीर क्या होगी, ये वाकई उन तमाम पार्टीज के लिए, उन सियासतदानों के लिए एक बड़ी चिंता का, एक बड़ी परेशानी का सबब हो सकता है। आखिरकार ये बड़ा तारीखी फैसला हो गया है, राज्यसभा में अक्सरियत के साथ आर्टिकल 370 को खत्म करने का बिल पास हो गया है।